हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश ही है जिसने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें हमेशा इसको ध्यान रखना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम भारत के नागरिक तो कहलाते हैं, लेकिन हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है ना। हम किस तरह से अपने देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को दे सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो हैं, मुझे लगता है कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये जो दो दिन ऐसे हैं कि इंसान पूरे साल में, जैसे डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, कोई केरला में रह रहा है तो वो कुछ और मना रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है तो वो कुछ और मना रहा है, लोगों का अलग हो सकता है। लेकिन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि हर आदमी मनाता है, हर इंसान मनाता है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि कोई अगर अंडमान निकोबार में रह रहा है तो वो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो ये तो हो गया खैर इसके बारे में। आज ये जो स्पेशली वीडियो है ये होगा विधानसभा ARO की मेंस की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको लेकर के। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने ARO विधानसभा की कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी, उसमें मैंने आपसे बताया था कि मैं मेंस की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज ये वीडियो रहेगा। आज इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कितने नंबर का हिंदी आएगी, कितने नंबर का आपका GS आएगा। उसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं आगे कि कौन कौन सी किताबें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बताने वाला हूँ वो मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के बताने वाला हूँ कि एक महीने में आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 24 जनवरी 2021 को विधानसभा ARO का अगर मेंस प्री हुआ है तो 31 या 1 तारीख तक आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हो सकता है उसके पहले ही आ जाए और वरना इतने तक तो आ ही जाएगा। उसके बाद में आपको 1-2 दिन के अंदर ही मेंस का फॉर्म ओपन हो जाएगा जो भी है। उसके बाद ये 24 या 25 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम करा लेंगे। मतलब जो भी संडे उसके आसपास पड़ेगा वीकेंड, उसमें ये एग्ज़ाम कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी आगे तो पता लगेगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपके पास 3 महीने का टाइम हो। तो जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि आप एक महीने में क्या कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर आप 26 जनवरी है आज, तो आप अगर 24-25 फरवरी का मान के चलें, या सपोज़ 28 फरवरी को सपोज़ एग्ज़ाम हो रहा है, जस्ट सपोज़, तो आप मान लीजिए आपके पास 1 महीना है। तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो होंगी जो आपको 1 महीने में करनी है, और उनसे आपको कितना आउटपुट, कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको कोई 50 किताबें, 50 सोर्स नहीं बताने वाला हूँ जो आपका 6 महीना खा जाए और उसके बाद में आपका ये जो 1 महीने बाद एग्ज़ाम होना है ये निकले ही ना। तो खैर ये हो गया। इसके अलावा हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितने टॉपिक, किस टॉपिक से, यानी कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इनसे कितना क्वेश्चन बन सकता है मेंस के एग्ज़ाम है विधानसभा ARO के। ठीक है, हम पूरा विधान परिषद का जो मेंस का पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विधानसभा का ARO का प्री है वो विधान परिषद के प्री की तरह होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो जो विधानसभा ARO का था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, करीब 30,000 लोगों ने करीब उसको देख रखा है और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है उन लोगों को। वैसा ही पेपर विधानसभा ARO में आया है। ठीक है, तो विधान परिषद का जो मेंस है उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा विधानसभा ARO में कि मेंस पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तैयारी उसको ध्यान में रख के करनी है। तो आइए चलिए अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो विधानसभा ARO का एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी हद तक UPPSC के ARO से मेल खाता है। उसका जो प्री एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या होता है, 140 नंबर की GS होती है और 60 नंबर की आपकी हिंदी होती है। हिंदी में आपके 6 टॉपिक आते हैं। वही 6 टॉपिक विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण विशेष हो गया, वाक्य वर्तनी हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया और पर्यायवाची शब्द। ये आपके 10-10 क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन टोटल हिंदी में आते हैं। 140 नंबर की आपकी GS आती है जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ इंक्लूड होता है। रीजनिंग मैथ कह सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, जो कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बोल लीजिए। तो रीजनिंग के आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 7-8-9 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ में आपके जो है, या जनरल मेंटल एबिलिटी में जो मैथ का सेक्शन आप कह सकते हैं, उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है।
इसके अलावा आपका बाकी पूरा सेक्शन जो है वो जीएस का रहता है, टिपिकल जीएस जिसे आप कहते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको किसी प्रकार की एग्ज़ाम पैटर्न में कोई अब नहीं होगा कि कितने नंबर का आ रहा है, क्या आ रहा है। इसके अलावा जो जीएस का पेपर है वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 140 नंबर का होगा। जो हिंदी का पेपर है वो आपका 1 घंटे का होगा और वो आपका 60 नंबर का होगा। तो टाइम भी आपको मालूम चल गया। अब हम बात करेंगे कि यार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखने के लिए हम तुरंत से जंप करेंगे इस चीज़ पे कि विधान परिषद के मेंस में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे। तो जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि यूपी स्पेशल से 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 9 से 10 कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं, अगर 1-2 क्वेश्चन आप उसके करंट में मान लें या पॉलिटी में उसको डाल दें तो आप 8-9 क्वेश्चन कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि यूपी स्पेशल से आए थे। इसके अलावा अगर आप बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है ये गेम चेंजर था विधान परिषद के मेंस एग्ज़ाम में। करीब 34 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इतने आपके हिस्ट्री से बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की यानी कि राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था से हमें 13-14 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ की, तो 10 से 11 क्वेश्चन आपको रीजनिंग मैथ के देखने को मिले थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आई थिंक आपके मैथ के थे, बाकी आपके रीजनिंग के थे। रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी सब टॉपिक जो हैं बेसिक जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे उनसे एक दो नंबर का सबसे पूछा गया था। पॉपुलेशन एंड सेंसस से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। एक आपका सेक्स रेशियो के ऊपर था और एक आपका एक और था। ठीक है, ये आपके 2-3 क्वेश्चन पॉपुलेशन सेंसस से आए थे। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके होती है उससे आपके 4-5 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, जैसे कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स जो है आपका उससे इस बार भी 18 से 20 क्वेश्चन आपके बने थे, 18 क्वेश्चन आपके आईएएस बने थे। साइंस जो है आपका उससे काफ़ी वेटेज रहा था। बायो के भी क्वेश्चन आए थे। जनरली क्या होता है कि साइंस में बायो ज़्यादा पूछी जाती है बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वेटेज उतना नहीं रहता है। बट इस बार विधान परिषद के मेंस में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स से भी क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री से भी आए थे एंड बायो से भी आए थे। एंड द थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो थोड़ा टिपिकल थे। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था और आपका जो फिजिक्स है उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे। मतलब एकदम जो लाइट चैप्टर है या आपका वो ध्वनि वाला चैप्टर है या इस टाइप के जो बेसिक चैप्टर होते हैं इनसे जो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है वो नहीं आया था। थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने हल्का सा फिजिक्स केमिस्ट्री का टफ कर दिया था और उसमें इन्होंने न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा सा ट्रिकी, जो जनरली इंसान स्किप कर देता है कि अरे ये तो इंटर में पढ़ते थे, ये थोड़ी ना पूछा जाएगा, वही पूछ लिया गया था। तो वहाँ पे लड़के काफ़ी अच्छा खाए थे। इसके अलावा अगर बात करें कि इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे और उसमें भी एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स का आई थिंक क्वेश्चन आया था जो कि करंट से था और बाकी 2-3 क्वेश्चन और आए थे। तो ये आपका था। जैसे एक आपका वो एयर पॉल्यूशन का इंडेक्स, एयर पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर है, ये एक मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जा रहा है यूपीपीएससी के द्वारा, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, यूपीपीसीएस हो, और वो यहाँ भी पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो इकोनॉमी सेक्शन है उससे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आए थे और इसमें भी आपकी जो योजनाएं वगैरह हैं, जैसे अगर कोई योजना वगैरह सरकार हमारी केंद्र सरकार ने चलाई है या कोई अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए बनाया गया था, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं या जो नवरत्न महारत्न कंपनियां होती हैं इन उस दौर में जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आई थी। तो ये कुल मिलाकर के आपने देख लिया कि यार कितने पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई गेस अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है। तो अब हम बात करेंगे कि जो मेन एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि हम कैसे तैयार करें। तो जब मैंने आपको ये बता दिया एनालिसिस करके कि इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम देखेंगे फाइनली कि हमारी प्रायोरिटी किन सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दें तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इस 1 महीने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री जो है ये आपका गेम चेंजर है। विधानसभा के जो आरओ का मेंस होगा इसमें अगर आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और अगर आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं किए तो आपकी सिलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपने बाकी सेक्शन ठीक ठाक भी कर लिए तो हिस्ट्री को आपको नहीं छोड़ना है। कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपको ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे क्या ध्यान क्यों देना है? 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है,
या इकॉनमी थोड़ा सा डायनेमिक होता है, बट स्टिल जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, स्टैटिक चीज़ें हैं, वो तो नहीं बदलती हैं। या फिर साइंस है, या फिर इन्वायरमेंट है, जितने भी ये स्टैटिक सब्जेक्ट हैं ये आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम आप पहला दे रहे हैं। आपने हो सकता है यूपीएससी का RO भी दिया हो, PCS भी दिया हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO आप दे रहे हो, और तमाम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ते रहते हैं, आपको कुछ आइडिया होता है। अगर उस टॉपिक से ईजी क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपने वो पढ़ा हो तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स नया है, यानी कि ये नई चीज़ होती है। अगर आपने पिछले 3-4 महीने का करंट अफेयर्स नहीं तैयार किया है और अगर आ गया तो आप उसमें मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे। आप तुक्का ही लगाएंगे या फिर उसको छोड़ेंगे। या फिर अगर आपने इंटेलिजेंट गैसिंग की भी तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही हो जाएं, बट गलत ही होंगे मोस्टली। तो करंट अफेयर्स को आपको हिस्ट्री के बाद सबसे पहले ध्यान देना है। वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको टारगेट करना है कि यार कम से कम 15-16 तो मैं करके ही आऊँ। 1-2 क्वेश्चन मान लो कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, या एकदम मतलब जो भी आपने सोर्स रेफर किया है उससे नहीं आया, तो वो क्वेश्चन टफ होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि आपका गलत होगा या आपका छूटेगा, वो सबका छूटेगा, तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन 90% तक आपको सही करना है करंट अफेयर्स में। ओके, तो करंट अफेयर्स के बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है कि कोई भी पेपर आप उठा लीजिए यूपीपीएससी का, चाहे वो PCS का हो, चाहे वो RO का हो, या आपने विधान परिषद का भी पेपर देखा होगा। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। और इसमें से ये जो पेपर है आपका, ये फैक्चुअल होने वाला है, आपको मालूम है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर तो आएगा नहीं, फैक्चुअल पेपर आएगा। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा फैक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो जब फैक्ट्स पूछे जाएंगे तो ज्योग्राफी को आप छोड़ नहीं सकते। तो हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या करना है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी GS का चौथा पिलर है, मुझे ऐसा लगता है चौथा पिलर है। मतलब अगर कोई आपको इमारत खड़ी करनी है, उसमें अगर आप 4 पिलर बना रहे हैं, 3 पिलर आपके हो गए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, चौथा पिलर आपका पॉलिटी है, राजव्यवस्था। विधान परिषद का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पॉलिटी ना पूछी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटी पे तो आपको बहुत ध्यान देना है। और पॉलिटी में भी जब आप पढ़ें तो आपको ये ध्यान देना है कि आप पेपर विधान परिषद का दे रहे हैं, तो विधान परिषद से ये विधानसभा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि विधानसभा से रिलेटेड ज़रूर पढ़ के जाएँ। कहाँ पे किस राज्य में विधानसभा है, कहाँ पे किस राज्य में विधानसभा नहीं है, विधानसभा किस आर्टिकल में दी गई है, विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं, क्या होता है, इसका इलेक्शन क्या है, कैसे इसमें चुन के आते हैं, पूरा चीज़, जितनी भी पावर्स मिली हुई हैं विधानसभा के सदस्यों को, एक एक चीज़ आपको विधानसभा के बारे में मालूम होनी चाहिए। अगर आप विधान परिषद का पेपर देखोगे तो उसके मेंस में विधान परिषद जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको विधानसभा का जब मेंस देने जा रहे हो तो विधानसभा के जो टॉपिक है उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है पॉलिटी के सेक्शन में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, संविधान के संशोधन हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, तो ये सब तो एवरग्रीन टॉपिक हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि किस संविधान संशोधन के थ्रू जो अखंडता शब्द है वो लाया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये सब कब लाए गए, कब क्या हुआ, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। ये तो हर जगह पूछा जाता है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन विधानसभा के बारे में तो आपको स्पेशली मालूम होना चाहिए। तो ये पॉलिटी सेक्शन की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की। देखिए, यूपी PCS का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप पाएंगे कि यूपी स्पेशल है वो कभी कम पूछा जाता है, कभी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा एग्ज़ाम है कि यूपी स्पेशल इतना नहीं भी पूछता है कई बार। लेकिन जब आप RO का एग्ज़ाम देंगे यूपीपीएससी का, या और कोई भी अगर आप RO का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका विधान परिषद हो, चाहे वो विधानसभा हो, यूपी स्पेशल पे बहुत फोकस किया जाता है, बहुत एम्फेसिस किया जाता है। तो इसलिए जब 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जब आ सकते हैं तो आपको यूपी स्पेशल पे पूरा ध्यान देना है। अब उस चीज़ से काम नहीं बनेगा कि आपने केवल 1-2 पन्ने में 15-20 फैक्ट रट लिए और आप चले गए, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ यूपी में पक्षी विहार कहाँ पर है, नेशनल पार्क कौन सा है, या कौन सी योजना चल रही है, या कोई जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, अयोध्या एयरपोर्ट है, इन सबसे सिर्फ बेसिक चीज़ से भी काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा डिटेल में जो यूपी की तथ्यसार आती है उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत कंटेंट दिया हुआ है। तो आपको मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तथ्यसार से, और यूपी स्पेशल तैयार करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव और नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे साइंस की। 4 सेक्शन आपने जब कर लिए तो आपकी GS के पेपर पे, GS के सेक्शन पे जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। आपने हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, पॉलिटी कर लिया, ठीक है। अब जो है करंट अफेयर्स आपने कर ही लिया है। साइंस अब आपका मेन गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं, लड़के लड़कियां हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। सपोज़ उन्होंने BA कर रखा है,
तो साइंस में प्रॉब्लम उन्हें होती है। तो आपके पास जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, जैसे किसी ने अगर बीएससी का रखा है, एमएससी का रखा है, तो उस बंदे के पास वहाँ पे एज होता है कि वो साइंस के क्वेश्चन पूरे सही कर ले जाए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो ये सब क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अगर कोई पीसीएम वाला है तो उसकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, इसके अलावा अगर फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगी, अगर कोई बीएससी वाला है तो उसकी बायो बहुत स्ट्रांग होगी, केमिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी होगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साइंस आपको गलत नहीं करनी है, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा वेटेज है और क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं आते हैं कि आप कर ना पाओ, और काफ़ी लोग वो सही करते हैं। मतलब जिसने नहीं भी पढ़ रखा है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता है और उसके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो बात आती है वो आती है रीजनिंग और मैथ की। देखिए, रीजनिंग और मैथ कुछ बच्चों का, कुछ लोगों का रीजनिंग मैथ थोड़ा वीक होता है सेक्शन कंपैरेटिवली। तो रीजनिंग मैथ में क्या किया जाए? देखिए, मैथ में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या हो सकता है ना भी आए। तो मैथ पे अगर आपको आती है, ठीक है, आपका अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओकेइश है, ठीक ठाक है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे। क्योंकि एकदम कोई ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी का एग्ज़ाम है एंड आईआईटी का एंट्रेंस है जो आपको एकदम पूरा वो करना है। बेसिक मैथ का क्वेश्चन आएगा वो आप कर ले जाएंगे, तो आप उसके लिए ना पढ़िए। रीजनिंग जो है वो आप पढ़िए। रीजनिंग में जो टॉपिक्स आएंगे वो एकदम शॉर्ट टॉपिक हैं। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा और आपको एकदम पक्के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आंसर सामने मिलेगा, उसमें कोई वो भी नहीं है। रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, मैथ पे इतना ध्यान ना दीजिए। मैथ अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कर ही लेंगे, और अगर आपकी नहीं भी अच्छी है तो यार मैथ पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मैथ पे टाइम दोगे, और सपोज़ आपने अगर 1 दिन 2 दिन भी दे दिया तो 2 क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है कि वो करने के बाद भी आप मैथ का क्वेश्चन ना कर पाओ वहाँ पे, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैथ को आप स्किप करो तो ही बेटर है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे भी कर लोगे, टफ आएगा तो वो कोई नहीं कर पाएगा या फिर टाइम लगेगा, तो वो उसमें इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। रीजनिंग पे फोकस करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे इकॉनमी की। तो इकॉनमी में भी यार बहुत सेलेक्टेड चीज़ें आती हैं, जैसे वो 1990 वाला जो दौर है, एक वो देख लो, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, या फिर जो 1950 वाला दौर है जब प्लानिंग कमीशन बना था, तो उसके बाद जो योजनाएँ आई थी, तो वो देख लो कि यार पहला 5 ईयर प्लान था, उसमें क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर पे कब वेटेज ज़्यादा दिया गया, इंडस्ट्री पे कब वेटेज ज़्यादा दिया गया, ग्रोथ किस में ज़्यादा हुई, किस में नेगेटिव हुई, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इकॉनमी को आपको इस तरह से पढ़ना है, देखना है कि यार कौन सी ऐसी योजना थी जिसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में। तो इस तरह से जो टिपिकल सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन है, उससे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि विधानसभा आरओ मेंस के लिए हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिनसे एकदम क्वेश्चन बन सकता है, जिन टॉपिक्स से, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको विधानसभा के प्री के लिए भी बताया था कि पंचायती राज वगैरह हो गया, इनसे पढ़ लो। और जो आपका ये पूछा जाता है कि कहाँ से कौन सा गवर्नर है, उसकी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एज, जजेस की क्या होती है, ये सब मैंने कब बताया था आपको कि ये टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लो, और उन्हीं से क्वेश्चन फंसा है। तो मैं विधानसभा मेंस के लिए भी ट्राई करूँगा कि एक लेक्चर में लूँगा इसी तरह से 1 घंटे का, और उसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि उनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। तो ये आप इकॉनमी की बात हो गई। इकॉनमी के बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखिए, एनवायरनमेंट जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सपोज आ रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट एक ऐसा सेक्शन है यार, ये फ्री का नंबर होता है, इसको आप ये कह सकते हो। एनवायरनमेंट इतना ईजी सेक्शन है कि अगर आप थोड़ा भी एनवायरनमेंट को लेकर के सीरियस हो, सिंसियर हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कि हमारा भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य हैं, हमें जाहिलियत नहीं करनी है, हमें कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, हमें एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए गलत हो, तो आप एनवायरनमेंट को समझते हैं। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। तो एनवायरनमेंट इतना इजी सेक्शन होता है, आप थोड़ा भी ध्यान दे लोगे तो आप आराम से नंबर कर ले जाओगे। तो यार जब ऐसी कंडीशन है तो आप 3-4 नंबर, 2 नंबर अगर आता है तो वो क्यों छोड़ना चाहते हो? बस थोड़ा सा जो टफ सेक्शन है, जैसे पूछ लेता है कि एनवायरनमेंट टर्म किसने दिया, या कोई प्रोटोकॉल पूछ लेगा कि बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है ये किसने दिया, ये सब थोड़ा सा टफ है। तो वो बस एक बार आप देख लेना। बाकी यार पॉल्यूशन का जो चैप्टर है, जिसमें 4-5 तरीके के पॉल्यूशन है, उनमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कौन कौन से पोटेंशियल रीज़न है जिनकी वजह से ये सब होता है, तो वो सब बहुत ईजी है। अगर 1-2 बार भी डिसेंट रीडिंग लगा लोगे और थोड़ा सा भी अगर आपका मतलब माइंड अवेयर है तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो एनवायरनमेंट सेक्शन ना छोड़ना। इसके बाद बात करें स्टैटिक जीके की, तो यार स्टैटिक जीके जो है वो, वैसे तो आपने जीएस इतना पढ़ रखा है, आप इतना अच्छे से कर रहे हो, तो स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कर ले जाओगे। जैसे अगर पूछे
पूछेगा कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो या WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये तो स्टैटिक जी का टॉपिक है, आपने पढ़ा ही है, आप इतना कोरोना महामारी के बारे में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो न्यूज़ में, तो आपको पता है कि यार WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, WTO का कहाँ पर है, या FAO का कहाँ पर है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। पॉपुलेशन और सेंसस से यार 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो एकदम मतलब जिसमें आपने अगर अभी तक और कोई 2-3 एग्जाम अगर एग्ज़ाम दे रखे हैं, जैसे UPPCS हो गया, या आपका UPPSC ROAR हो गया, या इलाहाबाद हाईकोर्ट ROAR हो गया, बेसिक कोई भी आपने अगर एग्जाम दे रखा है यूपी का, तो आपको बेसिक आपने जो सेंसस है वो पढ़ रखी होगी, बस उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार रिवाइज करने में क्या हर्ज है, अगर एक दिन में 4-6 घंटे भी अगर दे दोगे और सरसरी निकाह से देख लोगे कि यार क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो क्या बुरा हो जाएगा, तो यार वो कर लेना। इसके बाद हम बात करें, ये आपका सेंसस हो गया, तो ये हमने बात कर ली पूरा कि यार किस सब्जेक्ट से कितना क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि कौन सी बुक लिस्ट हम फॉलो करें जो हमें 1 महीने में बेटर रिटर्न दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, चाहे वो UPPSC का ROAR का हो, चाहे वो UPPCS का हो, प्री मेंस का, मेंस में अभी 2 साल से आपका जो है वो, और अभी 2020 भी हो गया है, तो आप 3 साल कह सकते हैं, 18, 19, 20, इससे मेंस सब्जेक्टिव हो गया है, उसके पहले ऑब्जेक्टिव होता था 2017 तक। तो आपको क्या करना है कि आपको 10 साल का पिछला 2009-10 से मान सकते हैं, इसके पहले का अगर आप कर पाओ तो कर लेना यार, अगर भाई हिम्मत बचे, वरना इतना तो कर ही लो। 2010 से लेकर के 2017 तक का जो भी UPPCS का प्री मेंस है और जो UPPSC का ROAR का प्री मेंस है, जब भी हुआ है, जैसे अगर 2016 का भी हुआ है, या 2017 का हुआ है, 2013 का अगर हुआ है, जब भी ROAR का मेंस और प्री हुआ है, उसका ज़रूर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, पेपर आप जब आएगा दोगे, पेपर के बाद अगर क्वेश्चन ना फंसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुमने बताया था और कुछ नहीं आया, तुम 1 नंबर के बेवकूफ़ हो, जाहिल हो, गरिया लेना मुझे, ठीक है। और अगर आ जाए तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ भैया, जो आपने बताया था उससे फंसा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन फंसे हैं, क्योंकि जनता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके ही नहीं जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है। पिछला पेपर जो हो रहा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, वैष्णविज्म वाला क्वेश्चन जो है वो प्री में पूछा गया है विधानसभा में, लेकिन लड़के विधान परिषद का पेपर देख के नहीं जा रहे हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम आपको बताना है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PCS का और ROAR का बिल्कुल एकदम आपको रटना है। इसके अलावा बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए क्या करें, हिस्ट्री में आप अभी तक आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं, चाहे वो एंशियंट की हो, चाहे वो मिडीवल की हो, चाहे वो मॉडर्न की हो, जो भी पढ़ी है, जो भी आपके पास है, कोई अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पढ़िए, उनसे हो जाएगा। अब ये ना पूछिएगा कि सर मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, कोई भी बुक हो, चाहे आप NCERT पढ़िए तो NCERT से भी काम बनेगा, आपने RS शर्मा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, उससे भी काम बनेगा, और आपने कोई SK पांडे या SK ओझा की बुक्स आती हैं परीक्षा वाणी की तरह की, वो अगर आपने कर रखी है उससे भी होगा। एक ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे, वो आपने कर रखी है, उससे भी होगा। सब बुक्स अच्छी हैं, आपके दिमाग में कितना जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आप कितना कॉपी में लिख रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है, वो तो आपका मेंस में फ़ायदा देगा। प्री में आपके दिमाग में कितना है फैक्ट्स, वो आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी आप समझदार हो। तो आप इसके अलावा अगर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप मुझसे पूछें, मेरी बात सुनना अगर चाहें, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगी इस 1 महीने में। वो क्या है, ल्यूसेंट की हिस्ट्री जितनी है, चाहे वो थ्योरी वाली बुक हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, दोनों रटना पड़ेगा। अब ये सर ना कहिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ें, इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ें, वो तो बात अलग है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। इतना नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इतना कर लेंगे तो होगा। तो एक तो ल्यूसेंट आपको तैयार करनी है, दूसरा आपको घटनाचक्र रटनी है। अब आप कहेंगे सर वो तो बहुत मोटी है, हाँ तो मोटी है, मोटी तो रहेगी। अगर आपको विधानसभा का ROAR बनना है तो इतनी मोटी हिस्ट्री की बुक तो आपको याद करनी पड़ेगी, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इसमें कोई ऑल्टरनेटिव स्कोप नहीं है कि आप ना करिए, क्योंकि वो यार इतना सॉलिड उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है हिस्ट्री के रिगार्डिंग कि अगर आप वो कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो किताबें आप पढ़ रहे हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हो सकता है इस 1 महीने में बेहतर विधानसभा ROAR मेंस के लिए, तो 2 बुक्स मैं बताऊंगा, वो आप देख लो। इसके अलावा अगर आप नहीं कोई कर रहे हो, इसके अलावा आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपका मन है, आपका विचार है, जो आपको अच्छा लगे वो को आप कर सकते हो। मुझसे अगर आप पूछें तो घटना चक्र और घटनासार ये घोल के पी जाना, मतलब इसको आप रट लेना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
पूरे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे अगर आपने घटना चक्र और घटनासार कर लिया है। इसके अलावा बाकी आपकी अगर दृष्टि का मन है, आपका क्रॉनिकल का मन है, या प्रतियोगिता दर्पण का मन है, या कोई और बुक भी मार्केट में आई हुई है और आपने अगर आपके पास है तो आप उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स सब अच्छी होती हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उसमें से आउटपुट कितना निकाल रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग किताब में है, उस टॉपिक में है, कि आपका दिमाग इस चीज़ पे है कि भैया हमको शाम को वहाँ पे जाके मोमोज़ खाने हैं, वहाँ की चाउमीन बहुत बढ़िया बनाता है, वहाँ पे आज अपने वहाँ जाएंगे, वहाँ पे ये खा लेंगे। या वो अभी मिर्ज़ापुर 2 आई थी, उसका अभी 4 सीज़न उसका बचा हुआ है, यार भैया मुन्ना भैया ने क्या गाली दी। अगर आपका ये दिमाग में है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। अब हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए क्या करें। पॉलिटी के लिए एक तो ल्यूसेंट, दूसरा घटना चक्र, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स पूछे जाएंगे वो इन 2 बुक्स के बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी अब किसी ने अगर ये 2 किताबें नहीं पढ़ी हैं ज़्यादा, या लक्ष्मीकांत ज़्यादा रट रखी है, तो आराम से निकलेगा। लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, जो बुक हो उससे पढ़ सकते हो। 3 यही बेसिक सोर्स हैं। परीक्षा वाणी अगर किसी के पास है तो परीक्षा वाणी पढ़ लो। बुक्स सब फ़ायदा देंगी और फैक्चुअल चीज़ पूछी जाएगी, तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो भी किताब पढ़ो उसमें फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा गेन करो, ठीक है। पॉलिटी के बाद अगर बात करें यूपी स्पेशल की, यूपी स्पेशल मैंने आपको पहले भी बताया है। यूपी स्पेशल मैंने आपको पहले भी अभी बता दिया है कि आप यार तथ्यसार से कर लो, तथ्यसार पूरी रट लो। उसमें स्पेशली जो मेन चीज़ें दी गई हैं, जैसे जो चीज़ें स्टैटिक हो गई हैं, जैसे कोई योजना है तो वो तो पूछी जा सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अब नहीं पूछी जा सकती, जो थोड़ा सा इरेलेवेंट हो गई, जैसे बजट की चीज़ है, तो बजट अगर 2016 का सपोज दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है, तो वो तो नहीं पूछा जाएगा ना उसकी कोई चीज़। जीडीपी ग्रोथ रेट है तो वो हाल में पिछले 1 साल की, या आगे के 1 साल की, या जो अभी चल रहा है उसकी पूछी जाएगी। तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो बीते 1 साल का बस देख लो, उससे पुराना मत देखना। तो वो चीज़ें आप यूपी स्पेशल से स्किप कर सकते हो। बाकी यार तथ्यसार जो है वो रटनी पड़ेगी। तथ्यसार के अलावा एक आई गेस परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो भी बहुत डिसेंट है, उससे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए यार जो घटना चक्र है वो आपको रटनी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। घटना चक्र आपको पढ़नी पड़ेगी। घटना चक्र अगर आपने पढ़ रखी है तो आप जो ल्यूसेंट होती है वो यार ज़रूर कर लेना, और ल्यूसेंट में भी जो थ्योरी है वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि विधान परिषद के मेंस में जो आपकी साइंस है वो टफ आई है। तो विधान सभा के मेंस में भी आपकी जो साइंस का सेक्शन है वो टफ आने की उम्मीद है। तो इसलिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो आपको ल्यूसेंट की जो थ्योरी है, जो एक अलग से बुक आती है, वो भी यार देखना पड़ेगा। और बाकी जो भी बुक्स वगैरह हैं उनके मैं लिंक्स भी डाल दूंगा, तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है जो भी, तो मैं लिंक्स डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ्स की, तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए, मैथ में तो इतना आपको कोई खास पढ़ना नहीं है। बाकी जो रीजनिंग सेक्शन है उसके लिए यूपीपीएससी आरओ और जो यूपीपीसीएस, इसके जो प्रीमेंस के जो आप पेपर लगाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे वो सीसेट वाला जो सेक्शन होता है पीसीएस का, और जो आरओ का पेपर होता है। तो जो भी आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको वहाँ से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये सेक्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। आपको अलग से कोई किताब लेने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रूर तैयार करिए, और बाकी जो पेपर है वो करंट से पूछा जाएगा। जैसे अभी बजट आने वाला है, तो बजट आने वाला है तो यार बजट से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो रिस्क ना लेना कि आप बजट छोड़ के चले जाओ और फिर अगर वो पूछ लिया गया तो फिर आप मुझे गरिया होगे। तो इसलिए बजट को यार ज़रूर तैयार करना। बजट आपका आगे आने वाले यूपीएससी का प्री, यूपीपीसीएस का प्री, और आपका जो आरओ यूपीपीएससी होगा 1 अगस्त को, उसमें भी काम देगा। तो बजट और वैसे भी यार आप भारत के नागरिक हो, आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो, तो ये आपका एक नॉर्मल एक कहता है कि भाई आप आपके देश में क्या चल रहा है, आपका बजट आया, बजट में क्या चीज़ें हैं, क्या प्रस्ताव हैं, क्या पूरा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बजट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट के लिए यार परीक्षा वाणी अगर है तो वो पढ़ लो। परीक्षा वाणी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसमें फैक्ट्स काफ़ी दिए हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। अगर परीक्षा वाणी नहीं कर सकते हो तो यार घटना चक्र तो एटलीस्ट कर लेना। मतलब अब ये ना पूछना कि एक उसमें एनवायरनमेंट की घटना चक्र में क्या पढ़ें, क्योंकि वो इतनी पतली सी, इतनी छोटू सी किताब है, मतलब मुश्किल से वो 2-3 घंटे की है। अगर कायदे से पढ़ोगे 2-3 घंटे, 4 घंटे ज़्यादा की नहीं है, तो वो तो रट ही लेना। इसके अलावा अगर बात करें स्टैटिक पोर्शन, इतना सब आप पढ़ रहे हो तो आपका स्टैटिक पोर्शन निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहो तो अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे जी की एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी है स्टैटिक जीके के लिए, तो वो आप एक बार देख सकते हो। 14,000 फैक्ट्स करके कोई बुक आती है, ब्लू सा कवर होता है उसका, तो वो बहुत डिसेंट बुक है, उसमें फैक्ट्स वगैरह मैंने देख रखा है, बहुत अच्छा है। तो स्टैटिक का कोई क्वेश्चन उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता। अगर किसी के पास है तो यार वो जरूर देख लेना एक बार सरसरी निगाह से। इसके अलावा अगर बात करें पॉपुलेशन और सेंसस की, तो यार पॉपुलेशन सेंसस के लिए वाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, या आप जो आर्थिकी पढ़ोगे है ना,
घटनाचक्र प्रकाशन की आर्थिकी आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप देखोगे, मैं आपको आगे के टॉपिक्स भी बता दूंगा, एक मैं कोई लेक्चर लूँगा मैं पक्का, उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं शेयर करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि ज्योग्राफी में आपका जो जनजातियाँ होती हैं उनसे पूछा जा रहा है, इसके अलावा जो आपका जो मिनरल प्रोडक्शन है वो पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है कि भैया कोयला, हालांकि इस बार भी क्वेश्चन एक आया था कि जो कोल प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कहाँ है। तो मतलब कोल एक ऐसी चीज़ है कि ये पढ़ लो ना, यूपीएससी का प्री, यूपीपीसीएस और आरओ तीनों में कोयले से पूछा जाता है। यूपीएससी का पेपर उठा लेना बीते 6-7 साल का, 8 साल का, हर साल एक क्वेश्चन कोयले से या मिनरल से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। मेजर माइनर मिनरल पूछ लेगा या कोयले से रिलेटेड पूछ लेगा। यूपीएससी का पेपर एनालिसिस कर लेना, आपको दिख जाएगा, हर साल पूछा, और कोयले से ही पूछा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि टंगस्टन पूछ रहा है, निकल पूछ रहा है, क्रोमियम पूछ रहा है, जो आप सोचो कि अरे भाई इतने मिनरल हैं तो क्या हम सब पढ़ें, नहीं, सिर्फ कोयला। कोयले के बारे में तुम्हें डिसेंट नॉलेज अगर है कि कहाँ क्या है, कहाँ उसकी माइन है, कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका रिजर्व है, तो आप कर ले जाओगे। और ये हर एग्जाम का है, तो इसमें भी वही है, आपको वो करना है। तो जब आप आर्थिकी करोगे तो उसमें मिनरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं जो आर्थिकी में दी हुई हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया या जो लाइव स्टॉक सेंसस है, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी मैं आगे जब बनाऊंगा तो मैं इन सब टॉपिक हालांकि मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि बंदा बता क्या रहा है। ओके, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको अच्छे से तैयार करनी है, लाइव स्टॉक सेंसस आपको अच्छे से तैयार करनी है, बाकी दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। उसी में आपको सेंसस मिल जाएगी, तो उतनी सेंसस कर लेना। दो पन्ने में आई गेस दिया हुआ है, वो 2 पन्ने कर लेना। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा, लंदन का नहीं पूछा जाएगा कि लंदन में क्या है, कैसे क्या है, विदेश का नहीं पूछेगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, तो आपको उतना करना है। तो यार ये मैंने जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अपनी तरफ से शेयर करने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और यार अगर आपने मेरा ये जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अभी तक 4000 सब्सक्राइबर पे ही अटका हुआ हूँ, आप लोग का प्यार जो है वो मिल नहीं पा रहा है। तो यार जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करो, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें करनी हैं। वैसे तो मेरी एनर्जी कम नहीं होती है, ना होने वाली है, बट फिर भी आप लोग जब लाइक ठोक के जाते हो, सब्सक्राइब मार के जाते हो, तो अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ, मैं जो चीज़ यहाँ से बता रहा हूँ वो सामने वाले को समझ भी आ रही है या मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ। तो अपना जो रिस्पॉन्स है, जो भी आपको लगता है वो खुलकर बताया करिए। मैं इसीलिए सामने आकर के हर चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूं और फ्रिक्वेंटली मैं आपके सामने आता हूं, सो दैट आपकी जो क्वेरी हैं, जो डाउट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो सकें। लगातार पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, और एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।